15 अगस्त 2023 को भारत की आजादी के 76 साल पूरे हो गए हैं। आज हम जानेंगे कि भारत को गुलामी की कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी थी। ऐसी कहानियां जो बेहद कम सुनी गई हैं, लेकिन चौंकाने वाली हैं। साल 1757 में भारत में मुगल साम्राज्य की धमक कमजोर पड़ रही थी। ईस्ट इंडिया कंपनी अपने सैनिक जमा कर रही थी। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला इस बात से नाराज थे। 23 जून 1757 को प्लासी में रॉबर्ट क्लाइव की अगुवाई में ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला के बीच जंग हुई। करीब 50,000 सैनिक, 500 हाथी और 50 तोपों से लैस उनकी सेना ईस्ट इंडिया कंपनी के 3,000 सैनिकों से हार गई। इसके बाद बंगाल प्रांत के टैक्स कलेक्शन की कमान ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में आ गई। तब बंगाल में आज का पश्चिम बंगाल, बिहार और ओडिशा शामिल थे। इसकी राजधानी मुर्शिदाबाद थी। मुर्शिदाबाद लंदन जितना बड़ा, आबाद और समृद्ध शहर था। अंतर सिर्फ इतना ही था कि लंदन में जितनी दौलत एक अमीर आदमी के पास थी, उससे कहीं ज्यादा दौलत यहाँ अनेकों लोगों के पास थी। दुनिया की जानी मानी इकोनॉमिस्ट उत्सा पटनायक के अनुसार अंग्रेजों ने 200 सालों के राज में भारत से करीब 369 लाख करोड़ रुपए यानी 45 ट्रिलियन डॉलर की लूट की। 1861 में इंग्लैंड में बहुत सारी कपड़ा मिलें थीं। इन मिलों में अमेरिका से कपास आता था, लेकिन 1861 में अमेरिका में सिविल वॉर छिड़ गया, कपास की सप्लाई बंद हो गई। तब इस मांग को भारत के किसानों ने पूरा किया। जिस कपास के उन्हें प्रति किलो 3 आने मिलते थे, अब उन्हें 12 आने मिलने लगे। अंग्रेजों ने इससे मोटी कमाई की। अंग्रेज गुजरात और महाराष्ट्र के किसानों से अनाज की जगह कपास की खेती करने को मजबूर करने लगे। किसान भी कपास के अच्छे दाम देखकर कपास उगाने लगे। कपास उगाने में लागत ज्यादा आती थी, तो इसके लिए किसान साहूकारों से कर्ज लेने लगे। 1865 में जैसे ही अमेरिका में सिविल वॉर खत्म हुआ, वहां से इंग्लैंड में कपास की सप्लाई शुरू हो गई। अंग्रेजों ने भारत से कपास खरीदना कम कर दिया। इससे किसानों की फसल बिकनी बंद हो गई। साहूकार कपास खरीदने से मना करने लगे, लिहाजा किसान बुरी तरह कर्ज में डूब गए। ऊपर से धान, गेहूं जैसी अनाजों की पैदावार भी उनके पास नहीं बची। किसान साहूकारों के कर्ज में दबे थे। लगान नहीं वसूलने पर अंग्रेज उनकी जमीनें नीलाम कर रहे थे। 200 सालों में अंग्रेजों ने भारत से करीब 369 लाख करोड़ रुपए लूट लिए। यानी आज हम भारत और ब्रिटेन की जीडीपी को मिला दें तो उससे भी 17 गुना ज्यादा। तब दुनिया की जीडीपी में भारत की हिस्सेदारी 25% थी, जो आज महज 3% है। साल 1943 पश्चिम बंगाल के पशगुर थाना का शाहपुरा पोटा गांव। एक बुनकर अपने परिवार को 2 वक्त की रोटी तक मुहैया नहीं करा पा रहा था। भूख उसके सिर पर ऐसे सवार हो गई कि वो पागलों की तरह भटकने लगा। एक दिन उसकी लाश बंगाल की नदी में मिली। उसकी पत्नी जब कई दिनों तक अपने 2 बेटों का पेट न भर सकी तो उसने अपने छोटे बेटे को भी नदी में बहा दिया। पूर्वी बंगाल के 30 लाख लोग इसी तरह तड़प तड़प कर भूख से मरने के लिए मजबूर हो गए। खेतों में लाशें पड़ी थीं। नदियों में मरे हुए लोगों की लाशें तैर रही थीं। कुत्ते और गिद्ध शवों को नोच नोच कर खा रहे थे। ऐसा माना जाता है कि भारत में ये सब कुछ उस समय के ब्रिटिश पीएम विंस्टन चर्चिल के एक गलत फैसले की वजह से हुआ। दिसंबर 1941 में जापानी सेना ने ब्रिटिश उपनिवेश सिंगापुर और बर्मा पर कब्जे के लिए हमला किया। अगले 5 महीने तक चली जंग के बाद मई 1942 में जापानी सेना ने दोनों ही जगहों को जीत लिया। इसके बाद जापान की सेना भारत की ओर बढ़ी। जल्द ही अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर भी जापानी सैनिकों ने कब्जा कर लिया। यह माना जाने लगा कि जापान अब बंगाल पर हमला कर देगा। दूसरे विश्व युद्ध के समय कोलकाता अंग्रेजों के वॉर प्लान का अहम सेंटर हुआ करता था। इसी वजह से ब्रिटिश सेना को जापानी नौसेना के हमले की उम्मीद थी। ऐसे में ब्रिटिश सरकार ने बंगाल के चटगांव और मिदनापुर जैसे तटीय इलाकों में डिनायल पॉलिसी लागू कर दी। इस पॉलिसी के पीछे अंग्रेजों की सोच थी कि जापानी नौसैनिक अगर यहां पहुंचते हैं तो उन्हें खाने के लिए कुछ भी नहीं मिल पाए। ऐसा माना जाता है कि अंग्रेजों की इसी पॉलिसी की वजह से बंगाल में भुखमरी की शुरुआत हुई थी। दूसरी तरफ ब्रिटेन के हजारों सैनिक कलकत्ता पहुंच रहे थे। उनके खाने पीने के लिए बड़ी मात्रा में अनाज की जरूरत थी। अंग्रेज सैनिकों को खाने की किल्लत ना हो, इसके लिए अंग्रेज सरकार ने ऐसी नीति तैयार की जिससे अनाजों की आपूर्ति सैनिक कैंपों और शहरों की ओर हो गई। इसकी वजह से बंगाल के गांवों में अनाज की कमी पड़ गई। इस दौरान ब्रिटिश सरकार ने केवल उन लोगों तक अनाज पहुंचने दिया जो युद्ध लड़ने के लिहाज से महत्वपूर्ण थे। गांवों में भूख से मरने वालों की संख्या तेजी से बढ़ने लगी।
इस तरह बड़ी संख्या में लोगों को बगैर कोई खोज खबर लगे मरने के लिए छोड़ दिया गया था। परिणाम ये हुआ कि कलकत्ता की सड़कों, पूर्वी बंगाल के गांवों और खेतों में इंसानी लाशें दिखाई देने लगी। ये पुरानी तस्वीर मुंबई में अरब सागर के किनारे बने गेट वे ऑफ इंडिया और ठीक उसके सामने 560 कमरों और 44 लग्जरी स्वीट वाले 5 सितारा होटल ताज की है। क्या आप जानते हैं, साल 1946 में अगर सरदार पटेल ने रोका न होता तो इन दोनों इमारतों को तोपों से उड़ा दिया जाता। ये वो जंग थी जिसके बाद तब के ब्रिटिश पीएम क्लीमेंट एटली ने भारत छोड़ने का फैसला लिया था और हम तय तारीख 20 जून 1948 से 10 महीने पहले आजाद हो गए। बात 18 फरवरी 1946 की है। मुंबई के इसी बंदरगाह पर रॉयल इंडियन नेवी के भारतीय नौसैनिकों ने घटिया खाने के बहाने अंग्रेजों के खिलाफ बगावत कर दी। कई महीनों से इन नौसैनिकों को घटिया खाना दिया जा रहा था। उन्हें नाश्ते में दाल और डबल रोटी दी जा रही थी। दोपहर में उसी दाल के साथ चावल परोसे जा रहे थे। आखिरकार बंदरगाह के करीब संचार प्रशिक्षण केंद्र के नौसैनिकों का सब्र जवाब दे गया और उन्होंने खाना नहीं तो काम नहीं का नारा लगाते हुए अंग्रेज अफसरों का हुक्म मानने से इनकार कर दिया। बगावत पर उतारू नौसैनिकों ने कमांडर आर्थर फेडरिक किंग की कार के टायर पंचर कर उस पर गांधी का क्विट इंडिया और नेताजी का जय हिंद लिख दिया। भारतीय नौसैनिकों ने बंबई बंदरगाह के आसपास 22 पोतों पर कब्जा कर लिया। अंग्रेजों ने नौसैनिकों को डराने के लिए बंदरगाह के ऊपर बहुत कम ऊंचाई पर युद्धक विमानों को उड़ाना शुरू कर दिया। जवाब में बगावत कर रहे नौसैनिकों ने बंबई के आसपास कब्जे में लिए गए युद्धपोतों की तोपों का मुंह गेटवे ऑफ इंडिया और होटल ताज की ओर मोड़ दिया। उन्होंने अंग्रेजों को कहा कि अगर हमें नुकसान पहुंचाया तो दोनों इमारतों को उड़ा देंगे। अंग्रेजों ने इस बगावत को कुचलने के लिए पूरी ताकत झोंक दी। अंग्रेजी फौज और पुलिस ने विद्रोह कुचलने के लिए कोलाबा और साउथ मुंबई की सड़कों पर 400 लोगों को गोलियां मारकर मौत के घाट उतार दिया और 1500 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए। नौसैनिकों ने सरदार पटेल के अनुरोध के बाद आत्मसमर्पण करने का फैसला लिया। उन्हें यह आश्वासन दिया गया था कि कोई उत्पीड़न नहीं होगा। नौसैनिक पहले ही साफ कर चुके थे कि बागी नौसैनिक ब्रिटिश अफसरों के सामने नहीं बल्कि अपने राष्ट्रीय नेताओं के सामने ही आत्मसमर्पण करेंगे। इसके बाद फरवरी को बागियों ने समर्पण कर दिया। इस प्रकार लाखों लोगों के संघर्ष और बलिदान से 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद।